अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मखड के पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि ये वो शहर है जहां वक्त रुक सा गया है, सदियां ठहर गई हैं और ऐसे लगता है जैसे ज़माना क़दीम यहाँ लौट आया हो। इमारतें पुरानी हैं, बाज़ार पुराने हैं, गलियाँ पुरानी हैं, कब्रें पुरानी हैं, लोग पुराने हैं, घरों के दरवाजे पुराने हैं। जिस चीज़ को भी देखे वो एक से बढ़कर एक उम्र सीधा नज़र आती है। मैं एक ऐसी घड़ी के करीब खड़ा हूँ जिस तरह की घड़ी आपने नहीं देखी होगी। इस वक्त मैं एक मदरसे के पास हूँ, मेरे सामने एक कदीम कब्रिस्तान भी है, लेकिन पहले मैं आपको घड़ी दिखाता हूँ। और ये वो घड़ी है जो आज से कमोवेश 250 साल पहले वक्त देखने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसका नाम है शमसी घड़ी और ये घड़ी एक मस्जिद में लगी हुई है। ये सामने मस्जिद की इमारत में पहले आपको दिखा दूँ, ये मौलाना मोहम्मद अली का मदरसा है, साथ मस्जिद है और इसी मदरसे में वो घड़ी लगी हुई है जो 250 साल पहले सिर्फ इसलिए लगाई गई थी ताकि नमाज का वक्त मालूम किया जा सके। ये जनाब घड़ी है, ये अजीब व गरीब घड़ी जिसे आप समझेंगे कि ये मैं शायद आपसे मजाक कर रहा हूँ। ये जो नाब लगी हुई है ये लोहे की है और ये इसका साया पड़ रहा है जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है। ये साया जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है ये साया जो है वो सफ़र करता है और इसी साये से ये पता चलता था कि ये फजर का वक्त है, अब ज़ोहर का वक्त हो गया है, अब असर का वक्त हो गया है, शाम ढल गई है। और जब शाम के साए उतर आया करते थे यानी अंधेरा हो जाया करता था तो फिर लोग सितारों से वक्त मालूम किया करते थे और इशा की और तहज्जुद की नमाज उन्हीं सितारों की मदद से वक्त देखकर पढ़ा करते थे। ये वो शमसी घड़ी, मैंने बहुत सारे व्लॉग किए लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी थी जिससे मैं आपको बता सकूं कि माजी में वक्त कैसे नापा जाता था। आज मैं यहाँ आया था मखड तो ये घड़ी मुझे नज़र आई तो मैंने कहा ये मेरे नाजरीन के लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होगी। ये नाब नज़र आ रही है और ये साथ साया है छोटा सा, यानी अभी ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ। जब ये साया यहाँ तक आएगा यानी कोई सूरज तकरीबन निस्फ़ नहार से आगे आएगा तो फिर वो ज़ोहर का वक्त हो जाएगा। इसी तरह असर के वक्त तयन किया जाएगा और इसी तरह मगरिब और फिर इशा के वक्त का। ये एक कब्रिस्तान है। हम जब किसी गांव में जाते हैं, किसी कस्बे में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं तो सबसे पहले उसका कब्रिस्तान देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये शहर, ये इलाका कितना कदीम है या कितना बड़ा है। एक ज़माना ये था कि मखड का कब्रिस्तान कमोबेश 3 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था। कहते उसमें हज़ारों कब्रें थी। उसकी वजह ये कि ये कब्र मसीह का शहर है और लोग कई नस्लों से यहाँ आबाद थे और हैं। ये एक टुकड़ा है जो इस मदरसे के साथ है, यानी यहाँ दफन लोगों का ताल्लुक़ या तो इस मदरसे से था या वो लोग किसी ना किसी तरह इन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, इन लोगों से मंसूब थे, मरबूत थे। ये उनकी कब्रें हैं। इस तरह की दर्जनों जगह हैं मखड में जहाँ मुख्तलिफ लोगों की कब्रें मौजूद हैं और अगर एक कब्र के बारे में पता किया जाए तो पता चलेगा कि ये 200 साल पुरानी है, ये 250 साल पुरानी है। मखड ऐसे कब्रिस्तानों का मजमूआ हुआ करता था लेकिन अब मखड भी सुकड़ गया और उसका कब्रिस्तान भी तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अब जो है वो आपको खाल खाल ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। ये मखड का बाज़ार है, पुराना बाज़ार। जो एक तब्दीली आई है वो ये आई है कि पहले इस बाज़ार में 200 से ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी लेकिन अब चंद एक दुकानें बाकी रह गई हैं और वो रौनक जो पहले हुआ करती थी वो अब इस बाज़ार में नहीं रह गई। हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों की मुश्तरका दुकानें हुआ करती थी और रौनक बाज़ार हुआ करता था क्योंकि मखड अपने दौर की एक बहुत बड़ी तिजारती मंडी थी। कश्तियों के ज़रिए सामान आया करता था और फिर वो सामान यहाँ बिका करता था। हर तरह की चीज़ यहाँ मिला करती थी। लेकिन अब ये खामोश बाज़ार है। मैंने बहुत से बाज़ारों को देखा है, उनकी वीडियोज़ बनाई हैं। रावलपिंडी के बाहर भी कई शहरों में मैं गया हूँ लेकिन इतना खामोश बाज़ार शायद ही मुझे कहीं और नज़र आया हो जहाँ मखड में नज़र आया। ये कुछ मखड की बनी हुई चीज़ें, मिट्टी के बर्तन यहाँ बनते हैं। एक छोटी हंडिया बनती है यहाँ पर जिसे कटवी कहा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मखड की बनी हुई है सारी।
ये सारी मखड की बनी हुई ये चीज़ें, पखियाँ। मखड की एक मशहूर चीज़ यहाँ की मेथी है। मेथी, जैसे कसूर की मेथी बहुत मशहूर है, कहते हैं जी कि अगर कसूर की मेथी ना खाए तो बंदे को मज़ा नहीं आता, लेकिन मखड की मेथी, उसकी खुशबू जब मैं बाज़ार में दाखिल हुआ तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़रों में गई वो इसकी खुशबू थी। हालांकि मेथी की दुकान बहुत दूर थी। तो ये मेथी यहाँ की सौगात है। मखडी हलवा तो है ही है कि जी मखडी हलवा यहाँ की सौगात है, लेकिन दूसरी इसकी सौगात यहाँ की खुश्क मेथी है। तो ये खामोश बाज़ार बिल्कुल ऐसे ही लगता है जिस तरह आप किसी, कहना तो नहीं चाहिए, किसी कब्रिस्तान में से गुजर रहे हैं। यहाँ के लोग या तो खामोश तबा हैं या दोपहर का वक्त है, लोग ख़रीदारी के लिए आए नहीं हैं, लेकिन सुनसान बाज़ार और बहुत सी दुकानें बंद हैं। पुरानी दुकानें आगे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मुस्तकिल तौर पर बंद हो गई हुई हैं। यानी ये बारौनक बाज़ार अब किसी सुनसान और वीरान बाज़ार का नक्शा पेश करता है। दुख हुआ देखकर कि मखड जो अपनी रौनक में बेमिसाल था, लेकिन अब वो रौनकें कहीं खो गई हैं। जैसे जैसे दरिया की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे बाज़ार तंग होता जा रहा है। ये उसका पुराना इलाका आ गया। कुछ लोग अब भी हैं जो है वो दुकानों पे बैठे हुए। अब ये देखें जी, ये पुराना बाज़ार आ गया और इसकी दुकानें भी पुरानी हैं और अल्लाह जाने कब से बंद पड़ी हैं। ये पुराना मखड है। ये जितनी भी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं किसी दौर में ये खुली होती थी, यहाँ रौनक होती थी, लोग ख़रीदारी के लिए आया करते थे, दुकानदार यहाँ बैठा करते थे। लेकिन अब इस जगह खामोशी है। ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे आप किसी गली में से गुजर रहे हो जहाँ कोई बोलने वाला नहीं। ये एक अजनबी सा माहौल और खामोश दास्तान है। ये इस तरह के खोले मखड में आपको बहुत सारे नज़र आ जाएंगे। ये पुराने पत्थरों की बनी हुई दीवारें हैं जो अब गिर गई हुई हैं और इन्हें आबाद करने वाला कोई नहीं है। एक ज़माने में मखड की जो है वो छती हुई गलियां, यानी ऊपर से उन पर छत डली हुई थी, वो बहुत मशहूर हुआ करती थी। लेकिन अब मखड की गलियां वैसी नहीं रह गई जैसी 1947 से पहले थीं। ये भी एक दुकान, अब तो ये खोला बन गया है, इसकी छत वगैरह गिर गई है और बाहर सिर्फ ये दरवाज़ा रह गया है। ये ऊपर भी एक इमारत पुरानी नज़र आ रही है, इसमें कोई तरमीम नहीं की गई। लकड़ी का काम जो है वो गलियों में ज़्यादा होता था। ये जी तंग गली एक और आ गई और ये ऊपर छती हुई गली, ये छोटा सा हिस्सा। ये मखड का वो शहर है जो 1947 से पहले का था और उसके बाद फिर ये शहर बदलता चला गया। ये पुराना तर्ज तामीर आ गया। ये इसका शहर का एक दरवाज़ा था, कहते हैं इसके 3 दरवाजे हुआ करते थे, फसीलदार शहर था। लेकिन ये वो दरवाज़ा तो मुझे नहीं लग रहा कि जो किसी फसील का दरवाज़ा हो। ये पुरानी कोई हवेली है, इस पर ताला पड़ा हुआ है मुस्तकिल। दरवाज़ा इसका शानदार दरवाज़ा और यकीनी तौर पर ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 सदी पुराना ज़रूर होगा। लेकिन अभी तक इस दरवाजे को कुछ नहीं हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पाई की लकड़ी इसमें इस्तेमाल की गई होगी। ये ऊपर तक, और ये इसका तर्ज तामीर एंग्रेविंग की हुई है, सैंडस्टोन है, यानी जो रेतीला पत्थर होता है। इस इलाके में वैसे भी बहुत पाया जाता है, जितनी चट्टानें हैं, लेकिन इस खूबसूरती से इस दरवाजे को तराशा गया है। अब ये नई तामीरात में ऐसी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। ये बाहर जो आम तौर पर दरवाज़ा बजा के या तो इंतज़ार गाह के तौर पर एक चबूतरा सा बना होता था, या कोई बाहर पहरेदार बैठा करता था अगर किसी अहम बंदे की हवेली होती थी। तो ये चबूतरे बने हुए हैं। ये एक गली है इसकी अपना मखड की, ये मैं आपको दिखा दूँ। लकड़ी का काम ज़्यादा हुआ है, लकड़ी की ही सहारे दिए हुए हैं और फिर मतलब बीम जो है वो लकड़ी के हैं और फिर दाएं बाएं ईंटें लगा के इसे बनाया गया है। वो चौबारा बना हुआ है ऊपर। गली चूँकि तंग है, लिहाजा मैं आपको जितना भी ऊपर करके दिखाऊंगा आपको चौबारा नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ से आपको उसकी झलक एक नज़र आ जाएगी कि चौबारा था। और ये बड़े बड़े पत्थर जिनसे ये तामीर की जाती थी। ये दरवाज़ा तो मुझे शायद नया लग रहा है, लेकिन ये जो अंदाज़ है ये पुराना है। इधर भी गली है,
तंग सी गली, ये दूर तक जो है वो पत्थरों की चुनाई वाले घर बने हुए हैं। इनमें से कुछ आबाद हैं और कुछ ख़त्म हो गए हुए हैं, यानी उजड़ गए हुए हैं। तो मखड यूं उजड़ा जैसे मतलब उजड़ने का हक होता है। ये अफसोस होता है कि एक तारीखी शहर यूं देखते ही देखते खंडर बन गया और कोई उस शहर को ना संभालने वाला था और ना किसी ने संभाला। ये वो दरवाज़ा जो मैंने आपको दिखाया था, ये ऊपर कुछ मेरा ख्याल है कोई डिज़ाइन बना हुआ होगा और तो कुछ लिखा हुआ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। बड़े बड़े पत्थरों से डाट बनाई गई है और इसे सहारा दिया गया है लकड़ी के मजबूत शहतीर से। और ये गली, ये छती हुई गली, छतनुमा गली, ये खोला इधर नज़र आ रहा है हमें। ये बड़े बड़े शहतीर निकले हुए, ये सामने पुराना घर एक बना हुआ है और ये लगता है कि किसी हिंदू का घर होगा, क्योंकि बाहर जो है वो अब मखड की गलियां खामोश हैं, लेकिन ये जानवर जो है वो इसमें फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हम नीचे की तरफ उतरते चले जा रहे हैं, दरिया सिंध की तरफ गली नशेबी होती जा रही है। ये भी एक दरवाज़ा पुराने दौर का, बिजली लग गई है, मतलब नया ज़माना आ गया है लेकिन दरवाज़ा पुराना है। ये भी ऊपर छती हुई जगह, ये पुराने ज़माने में नालियाँ ऐसे हुआ करती थी कि बीचों बीच गली के नाली चला करती थी और दाएँ बाएँ कदमचे बने हुए होते थे। ये एक और सामने आ गया। मतलब जिस गली में भी जाएं आपको कदामत नज़र आएगी, पुराना दौर नज़र आएगा। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ से हवा आया करती थी, दरिया का नज़ारा किया जाता था, क्योंकि इस दीवार के पीछे दरिया है। ये जी एक और नज़ारा आपको दिखा दूँ। यूँ शानदार हैं लेकिन वीरानी हर तरफ नज़र आ रही है। शहर लगता है कि मकीन कहीं गायब हो गए हैं, गली में कोई घूमता घामता नज़र नहीं आता, वीरान पड़ा है सारा कुछ। मखड की तंगो तारीख गलियों में घूमते हुए एक किला नुमा घर मेरे सामने आया है और ये बड़ी अजीब सी तामीर है इसकी कि इन्होंने बुनियाद में ये लकड़ी की एक चौखट डाली हुई है, ये दूर तक चली गई है। कहते हैं कि पराचा फैमिली के घर था, क्योंकि पराचा मखड में बहुत ज़्यादा थे और अमीर तरीन अफराद में शामिल थे, सारा कारोबार उनके पास था। पहले ये गैर मुस्लिम थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और ये ऊंची दीवार है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी किले की फसील हो। और सबसे अच्छी बात या जो अजीब बात है वो ये है कि ये सारी की सारी जो दीवार है ये लाहौरी ईंट से बनी हुई है। ये जो बारीक ईंट इस्तेमाल की जाती है, आप इसे नानकशाही ईंट कह लें, वज़ीरी ईंट कह लें या लाहौरी ईंट कह लें, ये उस ईंट का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर तक दीवार चली गई, फिर दरमियान में एक डिज़ाइन बनाया गया उन्होंने तिरछी ईंट का, दो ईंटें ऊपर नीचे तिरछी रखी हुई हैं और फिर ऊपर दीवार उठाई हुई है। मेरे साथ जो मौजूद है मुजाहिदीन, उन्होंने मुझे, जो यहाँ के मखड के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि ये लकड़ी नीचे रखने की वजह ये है कि इससे दीवार में दरार नहीं पड़ती। लेकिन बहरहाल अजीब जो है वो तर्ज तामीर है। ये इस हवेली का दरवाज़ा है, ये ताक बना हुआ है चिराग रखने के लिए। यही वो जो छोटे चबूतरे जो पुरानी तामीरात का खासा हैं, लकड़ी के कदमचे बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, घिस गई है, सीमेंट घिस गया है लेकिन लकड़ी बहरहाल अभी तक सलामत है। और ये इसका मजबूत दरवाज़ा, कुंडी भी पुराने तर्ज की लगी हुई है लेकिन साथ जो है वो मीटर नए तर्ज का है। ये मेहराबदार दरवाज़ा इसका, और ये भी एक बहुत खूबसूरत उन्होंने झरोका बनाया हुआ है लकड़ी का। गली चूँकि तंग है लिहाजा मैं आपको दूर से इसको नहीं दिखा सकता कि ये क्या नज़ारा है, इसलिए बस इतनी ही जगह है कि आदमी दोनों हाथ फैलाए और दोनों दीवारों को छू ले। तो ये ऊपर तक झरोका बना हुआ है और ऊपर एक चमगादड़ भी लटकी हुई है, उल्टी मेरा ख्याल है जी चमगादड़ ही है। तो ये भी एक तर्ज तामीर है मखड का। ये एक और गली आ गई, ये भी छतरी गली है। ये भी लकड़ी का बना हुआ है और ऊपर पत्थरों की चुनाई गारे से की गई है, जिसमें भूसा मिलाकर आमतौर पर पंजाब के देहात में तामीर के लिए जो इस्तेमाल होता है, कच्चे घरों की तामीर के लिए। और इनकी खासियत ये है कि ये
गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म हो जाते हैं घर, जो भूसा मिला के गारा बनाया जाता है। ये गली तंग सी गली, ऊपर छत डली हुई है। मखड इन्हीं गलियों के लिए मशहूर है। मखड आते हुए मुजाहिदीन की पूरी टीम मेरे साथ थी। ये माशाल्लाह 4 अफराद हैं। ये सूबेदार फलक शेर साहब हैं, सबसे पहले इधर खड़े हैं। ये जंड से मेरे साथ आए हैं। मोहम्मद बशीर मलिक साहब हैं, ये भी जंड से मेरे साथ हैं, मीडिया जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब हैं, ये भी मीडिया जर्नलिस्ट हैं। और ये खालिद महमूद लोधी साहब, ये भी यहीं अपना मखड के रहने वाले हैं। ये चारों अफराद के लिए को मैं इसलिए मुजाहिद कह रहा हूँ कि मेरा तो ये काम है, मुझे तो हर हाल में आना है, गर्मियों या सर्दी, लेकिन ये अपने काम का छोड़कर सिर्फ मुझे फैसिलिटेट करने के लिए मेरे साथ आए हैं। सरकार, आप सबको सलूट मेरा, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आपने इस गर्मी में मेरा साथ दिया और मुझे मखड आने में मदद दी, फैसिलिटेट किया और रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया आप सबका। कहते हैं किसी ज़माने में मखड में कम से कम निस्फ दर्जन के करीब मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ की आबादी ज़्यादातर हिंदू और सिख थी, तो गुरुद्वारे भी थे, मंदिर भी थे। लेकिन 1947 में जब सिख और हिंदू मखड को छोड़कर भारत चले गए, तो फिर उनके गुरुद्वारे और मंदिर वीरान हो गए। दरिया सिंध के ऐन किनारे बना हुआ ये मंदिर, इसका शिकारा तो ख़त्म हो गया हुआ है, ऊपर सिर्फ एक राड लगी बाकी रह गई है। अंदर से भी ये वीरान है। ये साथ एक समाधि टाइप बनी हुई है, यानी ये मुकम्मल मंदिर है। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। ज़्यादा ये होगा कि मैं उधर से खड़े होकर आपको दरिया सिंध का नज़ारा करवा दूँगा कि ये दरिया सिंध है। ये इसकी ड्योढ़ी शेर टाइप का बना हुआ है। या तो ये समाधि थी या ये मतलब मंदिर का हिस्सा था, यानी ड्योढ़ी थी उसकी, जहाँ वो लोग आके अपने आप को साफ़ सुथरा किया करते थे, खासकर पाँव धोया करते थे। ये इसका नीचे का फर्श उखड़ गया हुआ है, अब गोल गोल पत्थर लगे हुए हैं। ये गोल पत्थर आमतौर पर दरियाओं के किनारे होते हैं और ये ऐन दरिया के किनारे है। इसका तर्ज़ तामीर मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सतून बना हुआ है जो इसका मरकज़ी दरवाज़ा था। ये जो भी इसमें खुदाई हुई थी वो पत्थर में ही हुई थी। इधर से चूँकि आने का रास्ता नहीं है, इसलिए मैं साइड से अंदर आया हूँ। ये वही नारेंदार महराब जो इन तामीरात का खासा रही है। ये वो एक ताक बना हुआ है। यकीनी तौर पर उस ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी, चिराग जलाए जाते थे। एक ताक उधर बना हुआ है, ये 2 ताक बने हुए हैं। छत इसकी बहुत शानदार बनाई हुई है। ये 8 नीम दायरों की शक्ल की महराबें बनी हुई हैं और इनमें मुख्तलिफ म्यूरल्स जो है वो बनाए गए हैं, फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। ये जो पहले वाला आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें फूल हैं। आगे कोई एक देवी देवता को मिलन मिलाप दिखाया है, फिर आगे फूल हैं, फिर ये एक देवी और देवता, ये एक बनी हुई है तस्वीर, फिर फूल है। इधर भी यही सूरत हाल है। इसमें भी यकीनी तौर पर कोई देवी देवता ही दिखाया गया होगा, लेकिन अब वो तस्वीर मिट चुकी है। फिर यहाँ आ जाते हैं तो ये भी, इसमें भी फूल बने हुए हैं, गुलदस्ता बना हुआ है। ये मंदिर के ऐन दरवाजे के ऊपर बना हुआ है। और ये जो इसकी किनारी बनी हुई है वो भी फूलों से मुज़य्यन है, मतलब उस पर भी मीनाकारी की गई है। जब ये मतलब अपने अरूज पर होगा या फंक्शनल होगा और जब हिंदू यहाँ होंगे तो यकीनी तौर पर ये एक खूबसूरत मंदिर होगा। ऊपर ऊंचा गुंबद है और इसमें मुझे एक नई चीज़ नज़र ही आई है कि ये या तो देवी देवता हैं जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले खड़े हैं और इन्होंने पूरा दायरा बनाया हुआ है। ये जैसे जैसे मैं कमरे तो इसको घुमा रहा हूँ कैमरे को, इधर से आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा, उधर से तस्वीरें मिट गई हुई हैं, लेकिन ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इन्होंने जैसे कोई इंसानी जंजीर बनाई जाती है हाथों में हाथ डालकर, उस तरह की एक जंजीर बनाई हुई है। और ये गुंबद के मतलब पूरी गोलाई में है। और ये ऊपर गुंबद की छत पर भी जो है वो एक फूल बना हुआ है। कमल का फूल है या सूरजमुखी का फूल है, लेकिन भारत फूल बना हुआ है। जगह जगह जरा वो खड़ गया हुआ है क्योंकि अब कोई रह नहीं गया इसकी देखभाल करने के लिए। ये मंदिर का अंदरूनी दरवाज़ा है, थोड़ा सा गैप है, मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 फुट की जगह दरमियान में है। और उसके बाद फिर ये मंदिर का दरवाज़ा है। जो चौखट की लकड़ी है ऊपर का हिस्सा वो अभी सलामत है, यानी इतनी मजबूत लकड़ी है कि उससे पूरा बोझ भी उठाया हुआ तो अब तक ख़राब नहीं हुई।
तो इस पर भी यही सूरत हाल है। दोनों की छतों को लकड़ी से ये मिलाया हुआ है, मतलब यहाँ गैप नहीं है। वैसे दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला है, यहाँ से हवा आ रही है। दरिया सिंध का भी मैं आपको बताता हूँ, उसका भी नज़ारा करवाता हूँ कि दरिया सिंध कहाँ है। ये भी ताक बना हुआ है, एक उल्टे हाथ को और एक सीधे हाथ को। ये यकीनी तौर पर जो है वो चरागाहों के लिए होगा। ये बंदर का अंदरूनी हिस्सा है जो अब स्याह पड़ चुका है। या तो वक्त के साथ इसका रंग स्याह हो गया है, या यहाँ मुमकिन तौर पर कोई आग शाग जलाई जाती रही होगी, उसकी वजह से ये स्याह हो गया है। लेकिन जो इस स्याही के पीछे हुए छुपे हुए नक्शो निगार हैं वो अब भी दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये अब भी पता चल रहा है कि नक्शो निगार बने हुए थे, लेकिन जैसे जैसे इसका रंग स्याह पड़ता चला गया ये भी ख़त्म होते चले गए। इसी तरह वो ऊपर नीम दायरों में वो बने हुए हैं, जैसे बाहर की समाधि में बने हुए हैं, और इनमें भी यकीनी तौर पर तस्वीरें थी जो अब ख़त्म हो गई हुई हैं। इधर भी ताक बने हुए हैं, 3 है बल्कि। ये तो मेरा ख्याल है चिराग रखने के लिए लग रहा है, लेकिन ये दोनों ताक जो है वो ये किस चीज़ के लिए हैं? अब इनमें भेड़ों का बसेरा है। ये सामने आपको भेड़ों का छत्ता नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि भेड़ों का मौसम आ गया है। तो अब जहाँ कहीं जाना पड़ेगा ज़रा मुँह सर ढाँप कर जाना पड़ेगा। छत इसकी काली पड़ गई हुई है, लेकिन पता चलता है कि इसमें भी फूल बना हुआ है। तो ये वो वाहिद मंदिर है जो मखड में हिंदुओं की याद दिलाता है कि कभी मखड में हिंदू भी आबाद थे। और यहाँ इनका कुछ एक शमशान घाट भी हुआ करता था, लेकिन अब उसके नामो निशान तो ख़त्म हो गया, क्योंकि आमतौर पर हिंदुओं के जो शमशान घाट है वो दरियाओं के किनारे ही हुआ करते थे। ये इधर से मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने दरिया सिंध का नज़ारा। ये एक प्लेटफार्म था, मुमकिन तौर पर यहाँ कोई तामीर होगी, लेकिन अब नहीं है। अब ये मतलब एक चबूतरा सा रह गया हुआ है खाली। मैं उधर से नीचे उतरता हूँ ताकि क्योंकि इधर से ऊंचाई ज़्यादा है, छलांग लगाऊंगा तो पता चला कि पाँव वगैरह में मोच आ जाए तो और मसला होगा। तो मैं इधर से चल के आपको वो चबूतरा भी दिखाता हूँ और इसका फ्रंट भी दिखाता हूँ। ये इसका सामने का हिस्सा मंदिर का, ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन नहीं पता कि जो है वो क्या लिखा हुआ है। इस समाधि पर तो गुंबद बना हुआ है, उस पर शिकारा बना हुआ है। और अगर इधर से मैं आपको दिखाऊं तो ये दरिया और दरिया सिंध अपनी जोलानी के साथ, दरिया जोलानी यहाँ जोलानी दिखाता नहीं है, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि दाएं बाएं मखड के दाएं बाएं दरिया की तरह भी शोर क्यों ना मचाए। जैसे ये बागे नीलाब से खामोशी के साथ गुजरता है, इसी तरह मखड में भी इसकी कोई आवाज़ नहीं। बल्कि एक साहब मुझे ये बता रहे थे कि अगर आप कान लगाकर भी पानी की आवाज़ सुनना चाहें तो आपका कान डूब जाएगा, लेकिन पानी की आवाज़ नहीं आएगी। सामने खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, लोग अब भी दरिया पार करने के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं। ये सामने एक कश्ती आपको आती हुई दिखाई भी दे रही होगी। मैं मंदिर के उसी चबूतरे पर खड़ा हूँ। ये इस तरफ से इसका मंजर है मंदिर का, और सुनसान वीरान, मतलब कुछ भी नहीं, ना दिखाने के लिए कुछ है, ना बताने के लिए कुछ है, ना ये पता है कि ये कब बना। बस इतना ही बता सकते हैं कि 1947 के बाद ये उजड़ गया। यानी बनने की दास्तान नहीं पता, लेकिन बिगड़ने का सब ज़रूर पता है। मखड का जिक्र कुतुब खाना मौलाना मोहम्मद अली के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मैं आपको वो कुतुब खाना दिखाने के लिए लाया हूँ जिसमें 27,000 के लगभग किताबें हैं, और इनमें कुछ नादिर मखतूतात भी मौजूद हैं, उनका अक्स भी मौजूद है, और ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका ताल्लुक़ ज़माना कदीम से है। मसलन एक तलवार है जो कहते हैं तहरीक खिलाफत के दौर में इस्तेमाल हुई। ये छोटी सी जगह, लेकिन ये कि इस छोटी सी जगह पर इल्म का ख़जाना मौजूद है। ये सामने लिखा है कुतुबखाना हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मखडी, मखड शरीफ। जैसे ही अंदर आते हैं तो सामने कुतुबखाना मौलाना मोहम्मद अली मखडी की तारीख लिखी हुई है कि कुतुबखाना मौलाना मोहम्मद अली मखडी के नाम के साथ लाज़िम मलज़ूम है। आपने हज़रत पीर पठान शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी से बैत खिलाफत के बाद जब मखड शरीफ में चिश्तिया निज़ामिया खानका की बुनियाद रखी तो उसके साथ कुतुब खाने की बुनियाद भी रखी। इस कुतुब खाने को मौलाना मोहम्मद अली मखडी के नाम से याद किया जाता है। हज़ारों कुतुब मुख्तलिफ़ उलूम पर मौजूद हैं जो आज भी उस दौर की अज़मत रफ्ता की याद दिलाती हैं। मौलाना के कुतुब खाने में तफसीर, हदीस, सीरत, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, तारीख़, अदब, मंतक़, कलाम, असूल तफसीर, असूल हदीस, असूल फ़िक़्ह, नहव, सर्फ़, मीरास, तिब,
और दीगर उलूम पर सैकड़ों कुतुब मौजूद हैं। इस कुतुब खाने को ये भी हैसियत हासिल है कि इसमें मखतूतात की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अरबी, फ़ारसी और पंजाबी ज़बान की मुख्तलिफ़ उलूम पर मुश्तमिल है। और इन मखतूतात में कई मखतूते ऐसे भी हैं जिनका दूसरा नुस्खा दुनिया के किसी दूसरे कुतुब खाने में मौजूद नहीं। मौलाना के विसाल के बाद आपके सज्जादगान ने इस कुतुब खाने को मज़ीद वसअत दी। काबुल, समरकंद और बुखारा तक से मखतूतात मंगवा कर इस कुतुब खाने को मुज़य्यन किया गया। आज एक कुतुब खाना मुल्क पाकिस्तान के अजीम ज़ख़ीरा कुतुब में शुमार होता है। इसके 6 दौर बताते हैं। पहला दौर मौलाना मोहम्मद अली मखडी का है, तकरीबन 1800 से 1837 ईस्वी। दूसरा खलीफा मोहम्मद आबिद जी महारवी और हज़रत ज़ैनुद्दीन मखडी 1837 से 1878। मौलाना ग़ुलाम मोहिउद्दीन मखडी 1878 से 1920। चौथा दौर मौलाना अहमदुद्दीन मखडी 1920 से 1969। पाँचवा दौर मौलाना फजलुद्दीन मखडी 1969 से 2008। छठा दौर मौलाना फ़तेहुद्दीन मखडी, ये इनका इंतकाल 2008 से ये 2024 तक रहे। और अब मौलाना साजिद महमूद निज़ामी साहब इस कुतुब खाने के इंचार्ज हैं। मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान साहब। इन्हें यहाँ वैसे बाबा जी कहा जाता है, लेकिन ये कुतुब खाने में मुलाजिम तो नहीं है, लेकिन कुतुब खाने की एक एक चीज़ को जानते हैं। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि मुझे कुछ चीज़ें बताएं कि कुतुब खाने में कौन कौन सी किताबें और कैसी कैसी किताबें मौजूद हैं। जो मुख्तार लगे हुए ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर बादशाहों को ईमान लाने के लिए लिखे थे। ये मौलाना साहब की लाइब्रेरी में कुछ मखसूस चीज़ें पड़ी हैं कदीम। तो इसमें एक कुरान पाक है जो हज़रत अली शेर खुदा के हाथ का लिखा हुआ है, सूफी रस्म ख़त में लिखा गया है। ये जो उल्टे हाथ को रखा हुआ है, ठीक है। और ये कुरान पाक लिखा गया एक वर्ग पर एक सुपारा है, 30 वर्ग हैं और 30 सुपार हैं। बाकायदा ये कुरान पाक पढ़ा जाता है। ठीक। ये हज़रत अली शेर खुदा के हाथ का लिखा हुआ सूफी रस्म ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सूरह यासीन लिखी हुई है। ठीक। ये हज़रत अली के कुछ अशार हैं फारसी में। ये हमारे पास एक तलवार एक बुजुर्ग की पड़ी हुई है। ये मौलाना अहमदुद्दीन साहब की तलवार है जो तहरीक खिलाफत के दौरान तुर्की जिहाद के लिए तशरीफ़ ले गए थे। इस तलवार पर लिखा हुआ है एक तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, दूसरी तरफ लिखा है नस्र मिनल्लाह फतन करीब। ये काबल की बनी हुई है और जैसे आई है वैसे इसको महफूज कर दिया गया है। कोई बंदा भी इससे मारा या सिर्फ महफूज ही किया गया? नहीं, ये गाजी बन कर आया था तो मारे होंगे, महफूज कर। नहीं, आपने कहा ना जैसे आई वैसे महफूज कर दिया, तो मैंने कहा बंदा चंदा भी मारा या वैसे ही महफूज कर दिया? जब तो महफूज कर दिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये चक्की है। ये आज भी पुराने घरों में मौजूद है। ये हाथ की चक्की है। आज से 200 साल पहले इस पर लंगर का आटा पीसा जाता था। लंगर का आटा बाहर निकल कर लंगर चलता था। अब तो मशीनी दौर है, सुबह पीसते हैं, शाम को कहते हैं कि आटा ख़त्म है, बरकत भी नहीं है। और ये सारा चक्की लंगर पूरा करती है। आजकल की जो नई नस्ल है ना, वो ये करामतों पर यकीन नहीं करती। नहीं, वो तो करती भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम खुद करामती हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुला अहाता बुनियादी तौर पर एक मस्जिद है जहाँ मौलाना शाह मोहम्मद अली मखडी इबादत भी किया करते थे और बच्चों को दर्स व तदरीस का फरीज़ा भी अंजाम देते थे। कहते हैं मौलाना मोहम्मद अली मखडी जब मखड तशरीफ़ लाए तो वो इस घर में रहाइश पजीर हुए थे। एक तरफ घर है और एक तरफ उनकी बैठक का कुछ हिस्सा है। अब तो ये मतरूक हो गया, यहाँ कोई नहीं रहता, वीरान हो गया। लेकिन बहरहाल ये ढांचा मौलाना मोहम्मद अली मखडी की मखड आमद की याद ज़रूर दिलाता है। माहिरीन का ख्याल था कि जिस दिन कालाबाग डैम बना उस दिन मखड अपनी तमाम तारीख के साथ कालाबाग डैम की झील में गर्क हो जाएगा। लेकिन हुस्न इत्तफाक या हमारी बदनसीबी कि कालाबाग डैम तो नहीं बन सका, लेकिन मखड की मौजूदा सूरत ये बताती है कि अगर कालाबाग डैम ना भी बना तो भी मखड अपनी जगह कायम नहीं रहेगा। जब भी 2000 या 2010 जैसा कोई सैलाब आ गया, मखड अपनी तमाम तारीखी विरासत समेत गर्क हो जाएगा। मखड की एक गली में से गुजरते हुए मुझे एक कब्र नज़र आई है। अकेली कब्र है, कब्रस्तान भी कोई नहीं है, लेकिन इसके गिर्द छोटी छोटी सी दीवार बनी हुई है और ये चिराग रखने की जगह है। तो ये चीज़ें भी मुझे नज़र आई यहाँ पर मखड की गलियों में। हाँ, अजीब व गरीब शहर है। अगर शहर खामोशा कहूँ तो ये शुबह होने लगेगा कि मैं किसी कब्रिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ, और अगर मखड कहूँ तो लोग इसमें वही रौनकें तलाश करेंगे
जो इसका खासा हुआ करता था, लेकिन अब रौनक नहीं है। ये भेड़ों वाली गली, इस तंग गली छोटी सी, ये दरिया सिंध इसके पहलू में बहता है या ये दरिया सिंध के पहलू में वाक़ है। दोनों में से कोई एक बात ठीक है। उर्दू कवायद के एतबार से ये पत्थर, और लगता है इन पत्थरों से कि ये दरिया के करीब की आबादी है। ये कभी आबाद हुआ करते थे घर, लेकिन ये सारे के सारे गिर गए। ये खोले बन चुके हैं। ये जैसे जैसे नीचे उतराई है वैसे वैसे दरिया की बास, एक मखसूस खुशबू जो दरिया की होती है, वो नथनों में आ रही है। ये जी मखड की पुरानी माड़ियाँ मुझे नज़र आई हैं। ये पीछे ऊंची ऊंची हवेलियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि मखड के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये माड़ियों का शहर भी होता था। और ये सारी की सारी पराचा फैमिली की मिल्कियत है, क्योंकि वही यहाँ के अमीर तरीन लोग हैं। ये जितनी भी ऊंची माड़ियाँ हैं ये सब सभी उन्हीं की हैं। ये गली आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। ये रास्ते में एक पत्थरों का घर आ गया बना हुआ, और ये जनाब इधर से मैं आपको माड़ी का नज़ारा करवाता हूँ। ये पथरीली सीढ़ियाँ, जीने बने हुए हैं, और ये ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई माड़ी। अब अंदर चूँकि कोई जाने का इम्कान नहीं है, लिहाजा ऊपर अगर मैं जाऊँ भी तो क्या करूँ, मतलब खाली बंद दरवाज़ा दिखाने के लिए मैं आपको ऊपर जाऊँगा। लिहाजा ऊपर जाने का इरादा मुलतवी करके इन्हीं मेरे दाएं हाथ को भी खंडर ही खंडर हैं। ये भी बने हुए घर जो पूरे के पूरे ढह गए। ये पत्थरों की दीवारें हैं। ऐसा नहीं है कि ये शहर हमेशा से ही ऐसा था, नहीं। ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आबादी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि आबाद शहर था जो देखते ही देखते ख़त्म हो गया। ये जहाँ कभी घर हुआ करते थे वहाँ झाड़ियाँ हो गई हैं। बोलने को अल्फाज नहीं मेरे पास। उसकी वजह यह है कि मैं क्या बताऊँ आपको कि कौन लोग थे जो छोड़कर चले गए और क्या था। ये जैसे जैसे दरिया करीब आ रहा है, हवा का जो है वो मिजाज बदलता जा रहा है, और ये सामने दरिया आ गया और हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ गया, और उसमें जो गर्मी की शिद्दत है वो भी कम होती हुई महसूस हो रही है। ये हम एक पतन की तरफ जा रहे हैं जो पहले तो कभी आबाद होते थे, लेकिन अब आबाद नहीं रह गए। हमारे साथ साथ जो है वो पत्थरों की दीवारें चल रही हैं। ये भी पथरीली सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये और ये ऊपर जनाब एक और माड़ी बुलंद हवेली। ये उन मसरूफ़ पत्तनों में से एक पतन दरिया सिंध जो उजड़ गया। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई। मैं जब मलाही टोला गया तो मैंने दरिया सिंध को देखकर एक जुमला कहा कि यूँ लगता है कि जैसा मेरा और दरिया सिंध का जन्म जन्म का साथ है। तो मेरे एक व्यूवर ने तबसरा किया कि आपने तो कुफरिया कलमात बोले हैं, क्योंकि जन्म जन्म के अल्फाज आम तौर पर हिंदू इस्तेमाल करते हैं, तो आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गए हैं। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई ये मुहावरा है, तो अब अगर मैं यहाँ खड़े होकर यही कहूँ कि दरिया सिंध का फिर जन्म जन्म का साथ है, क्योंकि मैं खड्ड आया हूँ तो फिर दरिया सिंध मेरे साथ है, तो ऐसा ना हो कि बाकायदा फतवा ही मेरे खिलाफ दे दिया जाए कि ये आदमी कुफरिया कलमात बोलता है। ये जनाब दरिया सिंध, और ये उसका पुराना पतन, और अच्छा खासा तेज़ बहाव है लेकिन आवाज़ नहीं है। दरिया सिंध के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है और ये नमाज़ पढ़ने के लिए है। ये चबूतरा है ये सारे का सारा, लेकिन इसमें जो हैरान कुन बात है, मैं तो इस दरिया सिंध के किनारे चबूतरा होना हैरान नहीं है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इसका एक एक पत्थर बहुत वज़नी है। ये सारा का सारा एक पत्थर है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक पत्थर है, और इसके बाद ये पत्थर इससे भी बड़ा है। यानी ये अगर मैं इधर से आपको दिखाना शुरू करूँ
यहाँ से, तो ये उधर तक चला गया है पत्थर। और हैरत की बात यह है कि इतने भारी पत्थर उठाकर लाया कौन, क्योंकि उस ज़माने में तो क्रेनें भी नहीं थी, ये यकीनी तौर पर इंसानों ने उठाया होगा। नीचे भी मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो ये एक पत्थर है जो मुझे दिखाई दे रहा है, नीचे जो है वो छोटी छोटी चट्टानें लगी हुई हैं, लेकिन अगर इसे यहाँ तक भी देखा जाए तब भी ये भारी पत्थर उठाकर यहाँ लाया कौन। और ये सामने महराब बनी हुई है, लोग यहाँ यकीनी तौर पर जो है नमाज पढ़ा करते थे। ये एक हैरान कुन बात है। ये पुराने दौर की एक मस्जिद है जिसे लक्कड़ वाली मस्जिद कहा जाता है। मखड में बहुत मशहूर मस्जिद है ये, और लकड़ वाली मस्जिद इसलिए इसे कहा जाता है कि इसमें ज़्यादातर काम लकड़ी का हुआ है। दरवाज़ा भी आप देख लें लकड़ी का बना हुआ है, रंग बेशक नया हुआ है लेकिन वैसे लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है। चौखट भी घिस गई हुई है लेकिन कदीम है, पुरानी है। इसी तरह ऊपर भी लकड़ियाँ डालकर और उसके ऊपर फिर ईंटें लगाई गई हैं, उनकी चुनाई की गई है। ये मस्जिद का अंदरूनी मंजर, ये लकड़ी की छत डली हुई है, बाले लकड़ी के डले हुए हैं, और जो शहतीर है वो भी लकड़ी के हैं, जो सतून है बीम है वो भी लकड़ी के हैं। ये सामने जो महराबें हैं ये भी लकड़ी की ही बनी हुई है। इसी वजह से इसे लकड़ वाली मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि इसमें 90% काम लकड़ी का हुआ है। यही इसका दाखिली दरवाज़ा है, ये भी लकड़ी का, और दियार की लकड़ी मुझे बताया गया है कि दियार की लकड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है। खूबसूरत अंदाज में इसकी खुदाई की गई है, एंग्रेविंग की गई है और लकड़ी में ही की गई है। रंग मेरा ख्याल है बाद में किया गया है और वो सूट नहीं कर रहा इसके साथ, लेकिन जो कि मस्जिद है तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने हरा रंग करना इसे मुनासिब समझा। लेकिन अगर वैसे भी छोड़ देते तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसका अंदरूनी हॉल है, खूबसूरत महराब बना हुआ है और रंगों का खूब इस्तेमाल किया गया है, अच्छा लग रहा है। ये इसके बीम भी लकड़ी के हैं, दरवाजे भी, अलमारियाँ भी, ये अंदरूनी मंजर है, और ये इसकी छत है, ये भी मुकम्मल तौर पर लकड़ी की है और लकड़ी से ही इस पर डिज़ाइन बने हुए हैं। ये मेरा ख्याल है कुछ शायद कोई इमाम साहब या ख़तीब साहब के रहने की कोठरी है, लेकिन बंद पड़ी है। अलमारियाँ हैं कुरान मजीद या किताबें वगैरह रखने के लिए। अच्छा, ये ऊपर ये भी पुराने तर्ज की लगी हुई है जी, ये जो चिटखनी होती थी ये भी पुराने तर्ज की है। यानी आप किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको क़दामत नज़र आएगी। अंदर मुझे लालटेनें भी रखी हुई नज़र आ रही हैं, ये भी पुराने दौर की निशानियाँ हैं। सामान रखा हुआ है इसमें, और इसे इस तरह जो है वो ये खोलने के लिए ऊपर और बंद करने के लिए नीचे, ये दोनों पट उसके बंद हो गए। ये एक ताक है और मेरा ख्याल है कि कोई लालटेन या दिया या चिराग रखने के लिए पुराने ज़माने में ये उसके लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन अब चूँकि बिजली आ गई, लाइट आ गई और अब ये सारा कुछ चीज़ें मतरू हो गई, लेकिन पुरानी चीज़ें अब भी बाकी हैं। और सामने वाली दीवार में भी इसी तरह का एक ताक बना हुआ मुझे नज़र आ रहा है जहाँ चिराग जलाया जाते थे। छोटी सी मस्जिद है, मेरा ख्याल है 2 सफ़े बनती होंगी इमाम साहब के बाद, लेकिन बहरहाल खूबसूरत मस्जिद है। ऐसी मस्जिदें कम कम नज़र आती हैं। यहाँ तक कि घड़ी भी लकड़ी की है जी, इतना लकड़ी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है कि इसका जो फ्रेम है वो भी लकड़ी का है घड़ी का। इस वक्त 3 बज रहे हैं और हम अभी तक मखड में हैं। मखड आकर खुशी भी हुई और अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि एक तारीखी शहर को देखने का करीब से मौका मिला, और दुख इस बात का हुआ कि एक जीता जागता शहर अचानक खामोश हो गया। 1947 से पहले के मखड के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक तिजारती मंडी हुआ करता था। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ से सामान जाया करता था। नीचे बहुत से कम से कम 11 के लगभग पतन हुआ करते थे जहाँ जहाज़ आया करते थे, यानी स्टीमर बड़े आया करते थे। नमक, कोयला, कालीन, कपड़ा और दूसरी मसनूआत यहाँ से सखर ले जाई जाती थी और फिर वहाँ से पूरे हिंदुस्तान और बहरी जहाज़ों के ज़रिए मुल्क से बाहर भी जाया करती थी। लेकिन अब ये सारा कुछ मखड में नहीं है। मखड बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह खामोश है। मैं इसके बाज़ार से गुज़रा हूँ, इतना खामोश बाज़ार मैंने कोई नहीं देखा। इस वक्त खैर नमाज का वक्त तो नहीं है, गलियों में भी मुझे लोग दिखाई नहीं दिए। मैं बहुत सी गलियाँ घूमा हूँ, पुराने घर देखे, पुरानी गलियाँ देखी, अंदाज़े तामीर मैंने आपको दिखाया, लेकिन मुझे खाल खाल कोई आदमी नज़र आया। तो इसलिए दुख हुआ कि एक शोर मचाता हुआ शहर, दरअसल तो यहाँ है ही खामोश। यानी वो
मखड की हदूद में उसकी आवाज़ नहीं आती। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। लेकिन शहर भी खामोश हो गया है। सिर्फ दरिया चुप नहीं हुआ, शहर को भी ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुंह पर कोई टेप लगा के इसकी आवाज़ बंद कर दी हो। तो ये वो शहर है जिसकी तारीख अब मिट रही है। अब लोग यहाँ कम कम आते हैं, इसे जानते भी नहीं इस शहर को कि ये शहर कहाँ है, कैसा है, अंदर से कैसा है, और जानने की कोई जुस्तजू भी नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे मखाड डाकर अफसोस हुआ कि ये इस शहर को किसी की नज़र लग गई, किसी की बद्दुआ खा गई। ये नहीं पता यहाँ अब भी जिन लोगों के पुराने घर हैं वो करोड़पति हैं, और कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में उनके करोड़ों और अरबों के कारोबार हैं। उनके आबाई घर यहाँ हैं, लेकिन वो कभी अपने आबाई घरों को लौट कर नहीं आए। यूँ लगता है कि ये इंसानों का शहर नहीं था, परिंदों का शहर था जो उड़ गए, तो फिर उन्होंने लौट कर अपने घोंसलों की तरफ नहीं देखा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।